योगेश जी इसको समराइज करें और फिर आगे का योगेश जी। नमस्कार सभी साथियों को। बहुत ही पर्पसफुल डिस्कशन रहा ये। बहुत बहुत कुछ हमें सुनने को मिला और विशेषकर राजेश टंडन जी, शरद जी, आलोक जी, मीनाक्षी सुंदरम जी, जो इन सब के प्रमुख स्तंभ रहे हैं, उन सब की जो हमने बातें सुनी, उन सब की जो चर्चा सुनी, उसमें उसमें जो कुछ एक मुख्य बिंदु मुझे मैं पकड़ पाया। जरूरी नहीं मैं सभी पकड़ पाया हूँ। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 100% समराइजेशन है। ये जो मेरी समझ में जो विशिष्ट बिंदु आए, उन बिंदुओं का मैं उल्लेख कर रहा हूँ। उनके बाद इसके साथ और भी दूसरे काफी जो है हमने नोट किए हुए हैं। तो राजेश जी ने जो बात कही कि लोकल समुदाय के लेवल पर सोच और समझ और रिसोर्सेज का मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पंचायत की भूमिका होनी चाहिए, उस पर उन्होंने विशेष तौर पे ध्यान दिलाया हमारा। और ये भी बताया कि जो जीपीडीपी है वो तो दिल्ली से चला हुआ कार्यक्रम है, जो गांव में पंचायत में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वास्तविकता तो ये है कि गांव से उठ के कार्यक्रम चलना चाहिए और वो दिल्ली पहुंचना चाहिए, और वो उस गांव की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से डिजाइन होना चाहिए। तो दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि ग्राम और ब्लॉक में सामंजस्य, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की उन्होंने। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी उल्लेख किया कि उन्होंने कहा तो जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो इस मायने में हमारी कुछ एक विशिष्ट भूमिकाएं विशिष्ट हो जाते हैं। राजेश जी ने काफी अच्छे तरीके से हमको बताया कि जब जैसे कोविड और कोविड के बाद क्या स्थिति रही है, क्या स्वरूप बदल रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर और एलाइड का हिस्सा जो है जीडीपी में करीब 17-18% है, और इस जबकि गांव के लेवल पे ये थोड़ा सा, जब गांव की अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो उसमें भी इसमें कृषि और एलाइड इंडस्ट्री का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इसमें भी एक सामंजस्य करने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत जो है इस संयोजन, इस योजना की भूमिका में के लिए काम कर सकती है। शरद जी का जो अनुभव आया बहुत ही व्यवहारिक हमें सुनाई दिया कि जब उन्होंने पहले तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया कि हिस्ट्री में पुराने समय में और गांव में जो दखल दिया गया गांव के, जिस कहेंगे कि गांव में जिस तरह से काम हो रहा था, जिस तरह से गांव को संभाला जाता था, उसमें ब्रिटिश सरकार के समय से उसमें दखल शुरू हुआ। और दूसरा उन्होंने बताया कि संविधान बनाते समय जो संविधान का जो एक्ट बनाया गया 73 एक्ट में, उसमें और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कुछ एक कमियां उनकी तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया। और दो कामों की तरफ विशेष ध्यान दिलाया कि ये दो काम जो ग्राम पंचायत के लिए रखे गए थे, जैसे प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग फॉर सोशल जस्टिस। इनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे तो फिर भी काम हो पाया, मगर सोशल जस्टिस के ऊपर काफी अभी बहुत आवश्यकता है काम करने की, और लगभग ये इसमें नगण्य ही काम हुआ है। इसकी तरफ आपने हमारा ध्यान दिलाया। एक और चीज की तरफ ध्यान दिलाया, वो था कि जो राज्य सरकार और ग्राम सरकार, थर्ड गवर्नमेंट, द पंचायत गवर्नमेंट, इनके बीच में जो कार्यों की सूची है, उसका एक उस वो जो वो उसकी एक लिस्ट बननी चाहिए, सेग्रीगेशन होना चाहिए उसका। और टैक्सेशन के अधिकार के ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिलाया। और लगभग इसके बारे में काफी कई जगह हमें सुनने को मिला कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तो जो कार्यों का बंटवारा है वो एक लिस्ट के हिसाब से बना हुआ है, और उसके लिए एक नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय आयोग भी बना हुआ है। मगर पंचायत के लिए इसको राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया। उसमें आवश्यकता है कि इस तरह का एक राष्ट्रीय आयोग बनने की, जो पंचायत और राज्य सरकार के बीच का जो संबंध है, कार्यसूची है, उसको डिफाइन कर सके, उसको क्रियान्वित करवा सके। इसके बाद
आलोक सिन्हा जी ने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए कि जो ग्राम पंचायत है ये एक डिलीवरी मैकेनिज्म बन गया है। ग्राम सभा को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि महत्व नहीं मिला है एक्ट में और स्टेट लेवल पे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया कि जो कमेटियां हैं, कमेटियों के जो प्रतिनिधि हैं, उनका अगर पहले से ही चयन कर दिया जाए कि शिक्षा एजुकेशन कमेटी के लिए जो उम्मीदवार हों वो एजुकेशन से संबंधित हो, उसके बारे में जानकारी रखते हो, उसकी 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 उनको समझ हो, तो अगर पहले से ही इस तरह से चुने जाएं तो वो एक अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि पहले से चुनने के बाद उनको असाइन कर दिया जाए कि आप एजुकेशन कमेटी करें, आप या दूसरे कमेटी करें। बहुत अच्छा सुझाव उन्होंने दिया था। और साथ ही उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया कि पॉलिटिकल विल की भी बहुत आवश्यकता है इन पंचायतों को सशक्त करने के रोल में। मीनाक्षी सुंदरम जी ने हमको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि जिस समय ये एक्ट बना था, उस समय एक्ट बनाते समय उनके सामने क्या क्या परिस्थिति थी, और इस परिस्थिति में जहां पर आप सरकार माइनॉरिटी में हो और सभी पॉलिटिकल पार्टीज का साथ लेकर एक एक्ट बना सकें, वो अपने आप में एक जिसे कहते हैं कि बहुत अद्भुत कार्य था। और हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहेंगे, उनको उस समय जो भी टीम रही कि किस तरह से उन्होंने एक सभी को इकट्ठा करके, सबकी बात सुन के, सबकी बातों को मिलाकर एक एक्ट बना पाए। ये अपने आप में एक हमें लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हम चाहे कितना ही कहते रहें कि उसमें कमियां थी, मगर उस समय की स्थिति और परिस्थिति को समझते हुए और जिस तरह की राजनीतिक वो कहेंगे कि बैलेंसिंग करने का कार्य, अलग अलग मतों का, अलग अलग थॉट्स का, अलग अलग फिलॉसफीज का कर पाए, बहुत ही अद्भुत। मतलब मैंने शायद सोचा नहीं था पहले कभी इस तरह से कि इस एक्ट को अप्रूव कराने में कितने कितने पापड़ उन्हें बेलने पड़े होंगे। मैं कई बार अपने जो मित्र हमारे रहे हैं पार्लियामेंट में, जैसे सिक्किम से थे एक हमारे मित्र, जब वो IIT और IIM के ग्रेजुएट रहे, तो उनसे जब हमने एक बार पूछा कि इतने आप जानते हैं, इतनी समझते हैं ये सब चीज़ों को, तो फिर जो हमारे एक्ट बनते हैं उनमें कमियां क्यों रह जाती हैं? तो उन्होंने ये समझाया कि एक्ट तो जब शुरुआत होती है तो बहुत ही प्योर तरीके से शुरुआत होती है, मगर क्योंकि हमको बैलेंसिंग करनी होती है, बहुत सारे लोगों को साथ में लेना होता है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस उसमें आ जाते हैं, बहुत सारी फिलॉसफीज आ जाती हैं, और हमको सबको साथ में लेके चलना है। तो जब सबको साथ में लेके चलना है, उस स्थिति में एक इस तरह का एक्ट पास करवा पाना, मैं समझ सकता हूँ बेहद 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 सराहनीय, बेहद सराहनीय। मैं उनकी जो उन्होंने कहा उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। अरुण ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो नीचे से भी जो लोग वार्ड सभा और वार्ड सदस्यों की बात कही, बहुत ही उचित। और इसके हम कुछ छोटे छोटे जो एक्सपेरिमेंट्स देख रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और सिद्धार्थ ने जो आखिर में बात कही कि जहां पर है हम वहीं से क्यों ना शुरू करें, बिल्कुल। तो एक और चीज का मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि जब हम कहीं कुछ बदलाव करते हैं, कहीं कुछ चेंज होता है, तो एक जो स्टडी की गई है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा, कुछ विशेषज्ञों के द्वारा, वो कहते हैं कि 6 कंडीशंस हैं, जब ये चेंज होंगी तो सिस्टम बदलने लगता है। इसमें से कुछ तो विजिबल हैं, एक्सप्लिसिट हैं, ऊपर से नजर आती हैं, और वो हुई पॉलिसीज, हुई प्रोसीजर्स, हुए रिसोर्स फ्लो, ये बिल्कुल साफ नजर आता है। जैसे 73 एक्ट बना, चेंजेस हुए, पंचायती राज व्यवस्था को एक कुछ शक्ति मिली, कुछ डायरेक्शन मिली। रिसोर्स फ्लो में जब फाइनेंस कमीशन ने कुछ फंड्स को वहां पहुंचाया, पंचायतों को आगे शक्ति मिली। ये सब विजिबल तरीके हैं। इन सब में जो सबसे नीचे है जो तरीका रहता है, वो होता है माइंडसेट, मेंटल मॉडल। तो हमको जो आवश्यकता है काम करने की, वो ऊपर से भी है और नीचे से भी है।
सिद्धार्थ ने जो एग्जाम्पल दिया, अरुण ने जो एग्जाम्पल दिया, वार्ड सदस्य सिद्धार्थ ने जो एग्जाम्पल दिया कि ग्राम सभा को ही अगर हम सशक्त करना शुरू कर देते हैं और नीचे से भी शुरू करते हैं तो वो भी अपने आप में बहुत बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण, वो साधन बन जाता है। और 17 में से 15 एसडीजी गोल्स हम उसके माध्यम से 1 से 1.5 साल 2 साल के अंदर अचीव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत सारे रास्ते हमें इसमें नजर आए, चाहे वो एडवोकेसी हो ऊपर से जाकर, जिससे कि ऊपर जो एक्सप्लिसिट कंडीशंस हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकें, और साथ ही सिविल सोसाइटीज और हम सब मिलकर अगर नीचे से भी इसको इन्फ्लुएंस कर सकें, जब दोनों तरफ से इन्फ्लुएंस होगा तो मुझे लगता है हमें बहुत जल्दी बहुत अच्छे, बहुत सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा।